जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम यूपीपीसीएस को ध्यान में रखते हुए टेस्टिस को लगा रहे हैं और यूपीपीसीएस की प्रीलिम्स की आज की हमारी नेक्स्ट आईएएस की टेस्टिस को यहाँ पर हम करने वाले हैं, जिसमें आज हम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर बात करेंगे। और आज के जो हमारा यहाँ पर पहला टेस्ट यहाँ पर नेक्स्ट आईएएस का जो है होने वाला है। चलिए तो शुरुआत करेंगे आज के हम पहले क्वेश्चन से, लेकिन एक बार जोरदार तरीके से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, जिससे कि नई वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल सके। तो आज का जो हमारा है पॉलिटी का टेस्ट यहाँ पर होगा, बाइलिंगुअल में होने वाला है, दोनों भाषाओं में हम यहाँ पर कवर करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो भारत की प्रस्तावना के संदर्भ में पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो विचार करें, संविधान का हिस्सा नहीं है, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। भाई सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बीरूवारी यूनियन मामले में कहा गया था 1960 में कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। तो ये तो बात इसमें क्या लिखी है, गलत लिखी है। अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है। तो आप सभी को पता होगा यह संशोधन किया जा सकता है। केशवानंद भारती मामले में 1973 में से खारिज कर दिया गया। न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग मांगा और कानून को अदालत में लागू नहीं किया जा सकता, ऐसा बोला था। चलिए खैर कोई बात नहीं, ये आपका हम कहेंगे सही है। 368 में संशोधित जो है किया जा सकता है। तीसरा है, 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा बंधुत्व शब्द जो इसमें शामिल किया गया है। तो 42वें संविधान अधिनियम में बंधुत्व शब्द को जोड़ा गया था या फिर और किसी शब्द को जोड़े गए थे। तो हम कहेंगे बंधुत्व शब्द जो है यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन में नहीं जोड़े गए थे। तो ऑप्शन पहला और तीसरा गलत है, जबकि केवल दूसरा ऑप्शन सही है। तो हम कहेंगे ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा, ए वाला जो है सही हो जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो केवल ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित है। भारत के संविधान में ऐसे कौन से प्रावधान है जो शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित है, शक्तियों के पृथक्करण से। तो हम कहेंगे यहाँ पर कौन कौन से रहेंगे, और पूछ रहा है कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है। तो आपके अनुच्छेद 50 शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद कौन सा और होगा, अनुच्छेद आपका 122 होगा, ये भी शक्तियों के पृथक्करण संबंधित है। और अनुच्छेद 361 होगा, ये भी संबंधित है। अनुच्छेद 324 तो आपके स्वतंत्र चुनाव आयोग से संबंधित है। तो आपका ये वाला ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं होगा। 1 2 3 होंगे, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे, धन विधेयक के बारे में बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। धन विधेयक के बारे में पूछ रहा है, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। किसी विधेयक के धन विधेयक होने के संबंध में स्पीकर का जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है। बिल्कुल ठीक है, मनी बिल के बारे में तो अंतिम निर्णय होता है, आखिरी निर्णय वही करता है। राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन सुझा सकती है, कर नहीं सकती है। तो हम कहेंगे हाँ ये भी करेक्ट है। धन विधेयक संसद की किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। अब थोड़ा सा भी अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता ही होगा कि धन विधेयक किसी भी सदन में नहीं, लोकसभा से ही इसको क्या हो जाता है, यहाँ पर पेश किया जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है। लेकिन उसको मानना ना मानना उसके सुझावों को लोकसभा पर निर्भर करता है। पहला और दूसरा सही है, जबकि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ पर विचार करें और उनके आदर्शों को एक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में विचार करना है और उनको एक क्रम में व्यवस्थित करना है कि आदर्श जो है भारतीय संविधान के क्रम में कौन से है। तो कौन सा पहले आएगा, यहाँ पर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता पहले नंबर पर आ जाएगी, पहले नंबर पर आएगी। हम कहेंगे नहीं, पहले नंबर पर समाजवादी आएगा। क्या आएगा, पहले नंबर पर समाजवादी आएगा। दूसरे नंबर पर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना आएगी। तीसरा दूसरे नंबर पर लाएंगे। फिर स्थिति और अवसर की समानता आएगी तीसरे नंबर पर। अंतिम में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात की जाएगी चौथे नंबर पर। तो दूसरा, तीसरा, पहला और चौथा सही होगा। आप देखते हैं कौन सा सही है, दूसरा, तीसरा और पहला, चौथा। आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्या है, करेक्ट है। हम भारत के लोग भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने तथा इसके सभी नागरिकों को उनके निम्नलिखित सुनिश्चित का दृढ़ संकल्प लेते हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति की, विश्वास, धर्म की, उपासना की स्वतंत्रता, स्थिति अवसर की समानता और बंधुत्व को बढ़ावा देना, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करना। इस तरीके से पूरी जो है प्रस्तावना में कहा गया है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सी सम्मति भारत के संविधान में उल्लिखित है। तो भारत के संविधान में पराक्रम समिति, सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति, लोक लेखा समिति, एस्टिमेट कमेटी, कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग और पब्लिक अकाउंट कमेटी में कौन सी भारत के संविधान में उल्लिखित है, बात कर रही है। तो हम कहेंगे इनमें से कोई भी नहीं। क्या है, इनमें से कोई भी आपके भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये सभी नियमों के द्वारा गठित की गई है। किसके द्वारा, नियमों के द्वारा जो है गठित की गई है, ध्यान रखना है।
चलिए नेक्स्ट आता है, जनजातीय सलाहकार परिषद के 20 सदस्यों में से कितने राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होने चाहिए? तो जनजातीय सलाहकार परिषद के 20 सदस्यों में से कितने राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि होने चाहिए? तो कितने होने चाहिए? कितना? 15। कितना होना चाहिए? 15 अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि के रूप में चुना जाएगा। 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा के अलावा अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जातियों के जनजातियों के प्रशासनिक नियंत्रण से संबंधित है। इसमें 15 सदस्य जो हैं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि के बारे में बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार करते हैं। 73वां संविधान संशोधन पंचायतों में एससी एवं एसटी के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान करता है? हम कहेंगे बिल्कुल करता है। और 73वां संविधान संशोधन जो है 1992 में आया था, है ना। और यह किसमें? पंचायती राज में संवैधानिक दर्जा दिए जाने के लिए आया था। 11वीं अनुसूची में इसका उल्लेख भी मिलता है। दूसरा है 73वां संशोधन जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान करता है। तो जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान करेगा क्या? हम कहेंगे नहीं भाई, नहीं करेगा। 73वां और 74वां संशोधन 5वीं अनुसूची क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। बिल्कुल बात ठीक है। 5वीं क्षेत्रों पर कैसे लागू हो जाएगा? 5वीं अनुसूची पर जो है लागू यह नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? पहला और तीसरा, सी वाला ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संवैधानिक अनुच्छेदों पर उनकी विषय वस्तु के बारे में कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट है? चलिए करेक्ट बात की करेंगे यहां पर, है ना। तो करेक्ट बात करें, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 131 जो है सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार से संबंधित है, तो हम दूसरे से मिलाएंगे। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति संबंधित है, तो हम पहले से मिला देंगे। अनुच्छेद 137 की बात की जाए तो अनुच्छेद 137 जो है सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की समीक्षा से संबंधित है, तीसरे से मिलाएंगे। अनुच्छेद 141 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है, चौथे से मिला देंगे। ऑप्शन जो हमारा है ए वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ए वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या तय करने का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अगर संख्या को तय करना हो, किसके पास अधिकार रहता है? संसद के पास अधिकार होता है। किसके? संसद के पास अधिकार होता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों डीपीएसपी के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में डीपीएसपी के बारे में विचार करना है। वे न्यायालयों के द्वारा लागू के योग्य होते हैं, न्यायालय के द्वारा लागू के योग्य नहीं होते हैं, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। जो है आपके बाध्य योग्य नहीं होते बल्कि अबाध्य योग्य होते हैं नीति निर्देशक। उनका उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना होता है। राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना होता है, आर्थिक लोकतंत्र, तो हम कहेंगे आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना होता है, तो दूसरा वाला भी गलत है। तीसरा है, इनमें गांधीवादी और समाजवादी दोनों का सिद्धांत शामिल है, तो केवल तीसरा सही है। यहां पर जो है बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में संपत्ति का अधिकार अब क्या हो गया है? भारत में संपत्ति का आधार एक संवैधानिक अधिकार हो गया। कैसा हो गया है? मौलिक अधिकार की जगह संवैधानिक अधिकार हो गया है संपत्ति का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, भारत के संविधान में उधार ली गई विशेषताएं किस देश से उधार ली गई हैं, इसके बारे में विचार कर रहा है। चलिए बात करें, न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। समयवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। गणराज्य की बात किया तो फ्रांस से लिया गया है। और संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, ध्यान रखिएगा। तो आपके इन सभी चीजों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कैबिनेट समितियों के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? तो कैबिनेट कमेटी के बारे में विचार करने को बोल रहा है, कौन सा सही होगा? वे प्रशासनिक सुविधा के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा गठित की जाती हैं कैबिनेट समितियां, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। बाकी आप लोग पढ़ लो, सारे ऑप्शन गलत हो गए। निम्नलिखित में से कौन सा केवल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में उल्लिखित है और मौलिक कर्तव्यों में नहीं है? वो केवल राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में है लेकिन मौलिक कर्तव्यों में नहीं है। इनमें से कौन कौन से कथन की बात की जा रही है? तो एक तो रहेगा सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, ये आपके किस में है? 43 के बी में है। कृषि और पशुपालन का संगठन करना, कृषि और पशुपालन का संगठन करना, ये भी सही है ना। तो आपका यहाँ पर 43 आ जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कृषि और उसका बढ़ावा देना 48 आएगा, तो आएगा 48 आएगा। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ये तो आपका इसमें नहीं आता है डीपीएसपी में, ये किसमें आता है? मौलिक कर्तव्यों में आता है, मौलिक कर्तव्यों में। कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, ये भी आपके नीति निर्देशक तत्वों में है, ये आपके 43 में आते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा रहेगा? हम कहेंगे ऑप्शन 1, 2, 4 वाला रहेगा। नीति निर्देशक सिद्धांतों में है लेकिन मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है।
चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो लोकसभा अध्यक्ष के बारे में विचार करना है। लोकसभा के विघटन के बाद भी अध्यक्ष का पद तब तक बना रहता है जब तक कि नया अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता है, मतलब कि जो नया अध्यक्ष होता है वो नहीं बन जाएगा, तब तक लोकसभा अध्यक्ष का जो पद है वो बना रहता है। तो करेक्ट है। यदि लोकसभा अध्यक्ष का सदस्य नहीं हो रहता है तो परंतु अपना पद खो देता है, तो ऐसा थोड़ी ना होगा। तो हम कहेंगे केवल पहला वाला सही है, जबकि दूसरा वाला ऑप्शन जो यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा न्यायोचित अधिकार है। तो भारत के संविधान के तहत न्यायोचित अधिकार कौन सा है। शिक्षा का अधिकार न्यायोचित अधिकार है, काम का अधिकार न्यायोचित अधिकार नहीं है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी न्यायोचित अधिकार है। शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये आपके कैसे हैं, कानूनी रूप से लागू किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन रहेगा पहला और तीसरा वाला। कौन सा, पहला और तीसरा वाला रहेगा, दूसरा वाला तो नहीं है ना, पहला और तीसरा वाला यहाँ पर सही है, बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं आमतौर पर संघीय व्यवस्था की आवश्यक विशेषताएं नहीं है। तो इन चारों में संघीय विशेषता की आवश्यक विशेषताएं कौन सी नहीं है बात कर रहा है ना, कौन सी नहीं है। दोहरी राजनीति ये विशेषता आती है, शक्तियों का पृथक्करण ये भी विशेषता आती है, मजबूत केंद्र सरकार ये विशेषता नहीं है, अखिल भारतीय सेवाओं की उपस्थिति ये भी विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, तीसरा और चौथा। तो हम सी वाले पे कहेंगे ये आपकी संघीय व्यवस्था की आवश्यक विशेषताएं नहीं है, आवश्यक विशेषताएं जो है नहीं है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, संसद में कोरम के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। संसद में कोरम के संबंध पर विचार करना है, कौन सा करेक्ट है। कुल सदस्यता के 1/4 के रूप में परिभाषित किया गया है, क्या सही है, हम कहेंगे नहीं, गलत है ना। 1/10 सदस्यों को, कोरम कितना होता है, हम कहेंगे 10वां, कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा होना चाहिए, कितना 10वां हिस्सा होना चाहिए, तो गलत हो गया ये तो। यदि कोरम पूरा नहीं होता सदन स्थगित या निलंबित कर दिया जाता है, करेक्ट है। पीठासीन अधिकारी को कोरम में गिना जाता है, ये भी करेक्ट है। तो दूसरा और तीसरा सही है, तो बी ऑप्शन रहेगा, पीठासीन अधिकारी को कोरम में गिना जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ऑप्शन सही है, हम बी पे टिक लगाएंगे। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है। बढ़िया क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को प्रस्तुत करता है, और प्रेसिडेंट जो है अपने रखवाती है संसद के पटल पर। मौलिक कर्तव्यों के संबंध पर विचार करें, यहां पर पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है, किसके मौलिक कर्तव्यों के बारे में कौन सा ऑप्शन कर सकते हैं। वे भारत में सभी नागरिकों और विदेशियों पर लागू होते हैं, नहीं भाई, भारतीयों पर लागू होते हैं, विदेशियों पर लागू नहीं होंगे, पहला वाला गलत है। दूसरा है कानून की अदालतों द्वारा लागू की जा सकते नहीं, जिस तरीके से राज्य की नीति निर्देशक तत्व कानून की अदालतों द्वारा लागू नहीं की जा सकते, उसी तरीके से मौलिक कर्तव्यों को भी लागू नहीं किया जा सकता है। उन्होंने स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर इसे जोड़ा था, हाँ बिल्कुल 1976 में। कब, 1976 में कहेंगे, 1976 में आपके स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, केवल बी रहेगा, तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। कौन सा, तीसरा वाला जो है ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में जनहित याचिका, कौन सी बात कर रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जनहित याचिका की अवधारणा सबसे निकटता से जुड़ी है, किससे जुड़ी है, सबसे अधिक निकटता से किससे जुड़ी हुई है। तो हम कहेंगे लोकस स्टैंडी की अवधारणा से पीआईएल की अवधारणा जो है जुड़ी हुई है, इसकी पीआईएल की अवधारणा जो है जुड़ी हुई है। भारत के चुनाव आयोग ईसीआई के बारे में कौन सा कथन सही है। भारत के चुनाव आयोग के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सही हो जाएगा। चुनाव विवादों से संबंधित मामलों में इसके पास अर्धन्यायिक शक्तियां होती हैं, कैसी, अर्धन्यायिक शक्तियां होती है, करेक्ट है। दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता के मामलों में निर्णय लेता है, नहीं, यह निर्णय नहीं ले सकता है ना। और यह राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों के लिए भी चुनाव कराने के जिम्मेदार होता है, ये भी सही है। तो पहला और तीसरा सही रहेगा, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, जबकि दूसरा वाला गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय और ब्रिटिश दोनों संविधानों में पाई जाती है। भारत के संविधान में और ब्रिटिश संविधान में कौन कौन सी विशेषताओं को देखा गया है। संसदीय शासन प्रणाली को, मौलिक अधिकार जो है आपकी यूएसए में मिलते हैं, ब्रिटिश में नहीं मिलते, कानून के शासन को, एकल नागरिकता, तो एकल नागरिकता पाई गई है ब्रिटिश, हाँ ब्रिटिश में तो पाई जाती है ना, हाँ ठीक है। तो संसदीय शासन प्रणाली, कानून का शासन, एकल नागरिकता, तो आपका रहेगा 1, 3, 4 जो है भारत एवं यूके के संविधान में दोनों विशेषताएं दोनों जगह के संविधान में पाई जाती हैं या मिलती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है। चलिए देखते हैं। संविधान संसद को दो या अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य या उच्च न्यायालय बनाने का अधिकार देती है। बिल्कुल ठीक है, संविधान संसद को अधिकार देगी कहीं भी उच्च न्यायालय जो है बना सकती है। दूसरा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते भारत की संचित नहीं, राज्य की संचित निधि से दिए जाएंगे, न कि भारत की संचित निधि से। तो हमारा ऑप्शन रहेगा केवल पहला सही है, जबकि दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत था। दूसरा वाला ऑप्शन क्या था, गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अनुच्छेद 371F। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक अपडेट बताना भूल गया हूं, हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद मल्टीपल कोर्सेज यूपी पीसीएस के लिए चल रहे हैं, आप जाकर देख सकते हो, जिसमें हमने एक एग्जाम बूस्टर सीरीज को लॉन्च किया हुआ है, एग्जाम बूस्टर सीरीज, और दूसरा लॉन्च आपका किया हुआ है टेस्ट सीरीज। आप ज्वाइन कर सकते हो, इंग्लिश में है और हिंदी में दोनों में ही है। 300 से ज्यादा यहाँ पर टेस्ट सीरीज है, आप एक बार जरूर जाके देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक बार जरूर देख लीजिएगा। अनुच्छेद 371F, जिसमें विशेष भारतीय राज्य के लिए विशेष प्रावधान है, लागू होता है, किस पर लागू होता है, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम या फिर मिजोरम। आप कहोगे सिक्किम राज्य पर जो है लागू होता है 371F, ध्यान रखिएगा। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा भारत को इसमें मिलाया गया था 25वें राज्य के रूप में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, विचार करना है, इनका उपयोग जो है किस संदर्भ में किया जा सकता है। सार तत्व का सिद्धांत, छद्म विधायन का सिद्धांत, विरोधाभास का सिद्धांत। ये सभी सिद्धांत जो है आपके केंद्र राज्य विधायी संबंधों के बारे में बात करते हैं। किसमें, केंद्र राज्य विधायी संबंधों के बारे में जो है बात यहां पर करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, संवैधानिक संशोधनों पर बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। संवैधानिक संशोधन के बारे में विचार करना है, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। भाई संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी क्या, संयुक्त बैठक की बात समझो, आर्टिकल 108 में बात की गई, किसमें, 108 में। अब लेकिन बात की जाए तो संविधान संशोधन के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। दोनों के बीच में अगर असहमति है, दोनों के बीच में असहमति है, तब भी नहीं बुलाएगी, क्योंकि प्रत्येक सदन को विशेष बहुमत से संविधान संशोधन विधेयक को पारित करना होता है। दूसरा है, संसद के किसी भी सदन में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है। हाँ, ये तो सही है, किसी भी सदन में किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो। तीसरा है, संविधान संशोधन विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की नहीं, ये कोई बजट भाषण थोड़ी ना है कि पूर्ण अनुमति के लिए नहीं होगी, गलत है। तो पहला और दूसरा गलत है, केवल दूसरा गलत है, पहला दूसरा वाला सही है, पहला और तीसरा जो है गलत है। क्यों गलत है मैंने आपको बता दिया। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा की जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, जिसमें निर्वाचित और मनोनीत सदस्य जो है शामिल होते हैं। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा जो है किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मामला है और प्रासंगिक वर्ष है, किस मामला जो किस वर्ष से संबंधित है, इसकी बात यहाँ पर की जा रही है। चंपकम दोईराजन बनाम मद्रास राज्य की बात की है, 1951 से संबंधित है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य की बात की जाए तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य की बात की जाए 1967 से संबंधित है। केशवानंद भारती बनाम राज्य केरल राज्य की बात किया तो 1973 संबंधित है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ की बात किया तो 1980 से संबंधित। तो आप इनकी डेट याद कर लो, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आता है अभिकथन और कारण है, इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है। लोकसभा के अध्यक्ष के पास दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता निर्धारण करने का निर्णय अंतिम होता है, हम कहेंगे बिल्कुल करेक्ट बताया जा रहा है। दूसरा कहता है कि कारण कहता है अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा से मुक्त है, नहीं 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 नहीं, सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा के दायरे में ले सकता है। तो ऑप्शन कारण गलत बताया जा रहा है, लेकिन ए ऑप्शन जो है आपका अभिकथन जो है सही है। सुप्रीम कोर्ट जो है न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं है, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 301 के संदर्भ में बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 301 किसके बारे में बताता है, तो मुक्त अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के अधिकार को 301 के बारे में यहाँ पर जो है बात की गई है। तो अंतर्राज्यीय किसी भी राज्य में आप व्यापार और वाणिज्य के अधिकार को प्राप्त यहाँ पर कर सकते हैं। 32 क्वेश्चन है, संसद में स्थगन प्रस्ताव के संबंध में बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। स्थगन प्रस्ताव के बारे में इसका उपयोग जो है तत्कालिक सार्वजनिक महत्व के किसी निश्चित मामले की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। इसका प्रस्ताव जो है स्थगन प्रस्ताव का किसी भी ध्यान आकर्षित प्रस्ताव करने के लिए किया जाएगा, करेक्ट है। दूसरा है इसके लिए लोकसभा में कम से कम 1/4 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। तो भाई 1/4 सदस्यों के समर्थन की इसमें क्यों आवश्यकता होगी, तो ये गलत है। तीसरा है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश कर, नहीं ये भी गलत है। लोकसभा राज्यसभा में नहीं, बल्कि केवल यह जो है जवाबदेही वाला प्रस्ताव है, राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं होती है, केवल लोकसभा में आता है। केवल पहला सही रहेगा, दूसरा और तीसरा ऑप्शन गलत है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत दायरे से बाहर माना जाता है। संशोधन अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर किसे माना जाता है।
नए राज्यों के प्रवेश को बाहर माना जाता है। किसी राज्य का नाम बदलना, ये भी अनुच्छेद 368 से बाहर है। राज्यों की सीमाओं परिवर्तन, तो हम कहेंगे आर्टिकल जो है आपका यहाँ पर जो अनुच्छेद 368 है इन सभी से बाहर है, तो हम कहेंगे आपका तीनों ऑप्शन रहेंगे, तो 1 2 3 जो है सही है। नेक्स्ट आता है संविधान की 8वीं अनुसूची के संबंध में कौन सा कथन सही है। संविधान की 8वीं अनुसूची के बारे में कहा जा रहा है कौन सा सही है। इसे संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं, तो हम कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने से किसी भाषा को आधिकारिक दर्जा मिल जाता है। भाई आधिकारिक दर्जा कैसे? तो हम कहेंगे गलत है। मूल संविधान में 16 भाषाएं थी, तो भाई मूल संविधान में 16 भाषाएं नहीं थी, मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थी, तो ये भी गलत है। केवल पहला सही रहेगा, 2 और 3 ऑप्शन यहाँ पर गलत थे। नेक्स्ट बात करेंगे 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों को किसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है। 5वीं अनुसूची के द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों को किसके द्वारा अधिसूचित किया जाएगा? संसद द्वारा, संबंधित राज्यपाल के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा या जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा। 5वीं अनुसूची के तहत जो है, 5वीं अनुसूची के तहत जो है किसके द्वारा सूचित किया जा सकता है? ऑप्शन रहेगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। किसके? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। किस केंद्र शासित प्रदेश में विधायिका है? तो इनमें से पूछा है कि कहां पर आपकी विधायिका है, तो हम पर बात करें पुडुचेरी में विधायिका है, जम्मू कश्मीर में विधायिका है, दिल्ली में विधायिका है, चंडीगढ़ में विधायिका नहीं है। तो 1 2 4 ऑप्शन होना चाहिए, 1 2 4 रहेंगे बी वाले में, आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अभिकथन और कारण के मामले में बात करेंगे, अभिकथन और कारण में कौन सा सही है बात करें यहां पर अगर हम, तो भाई एनएचआरसी किसी न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों की जांच नहीं कर सकता, बिल्कुल करेक्ट है। कारण कहता है कि एनएचआरसी के पास केवल अनुशंसात्मक शक्तियां हैं, कोई न्यायिक क्षेत्राधिकार शामिल नहीं होता है, तो हम कहेंगे हाँ ये भी करेक्ट है। लेकिन स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है आर का, ए आर दोनों सही है, लेकिन स्पष्टीकरण व्याख्या नहीं कर रहा है, तो बी ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। किस मामले में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी से परामर्श लिया जाता है? किस मामले में यूपीएससी के आयोग से परामर्श लिया जाएगा, बात यहां पर की जा रही है, तो मामला रहेगा अनुशंसात्मक मामले में, करेक्ट है। भर्ती संबंधी नियम बनाने में, ये भी करेक्ट है। सिविल पदों पर सभी नियुक्तियों के संबंध में, सिविल पदों पर सभी नियुक्तियों के मामले में नहीं, इसमें तो ये नहीं होगा। अधिकारियों की पदोन्नति एवं स्थानांतरण के संबंध में, हाँ इसमें, तो 1 2 4 सही रहेंगे, तो हमारा बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के संबंध में अंतिम निर्णय किसके पास है? अंतरराज्यीय अगर नदी जल विवाद होता है तो अंतिम निर्णय कौन कर सकता है? अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम के तहत न्यायाधिकरण होता है गठन, जो आपका ट्रिब्यूनल होता है, ट्रिब्यूनल न्यायाधिकरण, वह अंतिम निर्णय जो है कर सकता है। भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो भारत के राजनीतिक दलों के बारे में कही जा रही है, कौन सा कथन सही है? भारत का संविधान स्पष्ट रूप से राजनीतिक दलों का उल्लेख नहीं करता, बिल्कुल करेक्ट है, स्पष्ट रूप से नहीं करता है। भारत में राजनीतिक दल भारत के चुनाव आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त है, ये भी करेक्ट है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 भारत में राजनीतिक दलों के कामकाज को नियंत्रित करता है, हम कहेंगे ये भी करेक्ट। तो तीनों सही है, ऑप्शन रहेगा डी वाला, ए बी सी, तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, भारत में संसदीय मंचों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भारत में जो संसदीय मंच होते हैं उनका प्राथमिक उद्देश्य की बात कर रहा है, विशिष्ट मुद्दों पर केंद्रित चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करना संसदीय मुद्दों का प्राथमिक उद्देश्य, प्रायोरिटी यहाँ पर रखी गई है। भारतीय संसदीय प्रणाली में विहिप शब्द का, किसकी बात कर रहा है? विहिप शब्द की बात कर रहा है। विहिप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विहिप के बारे में कौन सा यहाँ पर कथन करेक्ट है? बात करें, संविधान में विहिप की स्थिति का उल्लेख नहीं, संविधान में इसका उल्लेख जो है नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा। पार्टी आधारित संरचना में इसको बनाया गया, एक तरीके से संसदीय प्रणाली में परंपरा के तौर पर इसको विहिप को रखा गया है। दूसरा है विहिप सदन में मतदान के दौरान पार्टी अनुशासन सुनिश्चित करता है, बिल्कुल यह अनुशासन के लिए ही जाना जाता है विहिप, ध्यान रखिएगा। विहिप का उल्लंघन 10वीं अनुसूची के अयोग्यता का कारण भी बन सकता है, मतलब कि 10 नगना है, विहिप का उल्लंघन किया तो 10वीं अनुसूची में दल बदल है उसका भी कारण बन सकता है, तो दूसरा और तीसरा सही रहेगा, जबकि पहला वाला ऑप्शन जो है गलत है। ठीक है, चलिए बात करेंगे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है कब बुलाई जाती है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नहीं, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए नहीं, संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए नहीं, कैसे विधेयक पर विचार विमर्श या निर्णय लेने के लिए जहां दोनों सदनों की असहमति हो, हाँ बिल्कुल, तो केवल चौथा सही रहेगा, बाकी ऑप्शन यहाँ पर आपके गलत है। नेक्स्ट बात करेंगे कौन कौन से नीति आयोग के कार्य हैं? तो इनमें से कई सारे कार्य हैं, अब नीति आयोग के कौन कौन से कार्य हैं हम इसकी बात करें तो राज्यों का धन आवंटन करना, राज्यों को धन आवंटन करना नीति आयोग कार्य होगा, वित्त का, तो हम कहेंगे गलत है भाई, गलत है।
दूसरा, सहकारी संघवादी को बढ़ावा देना, हाँ बिल्कुल ये आपका करता है नीति आयोग का। दीर्घकालिक नीति को तैयार करना, ये भी नीति आयोग का करता है। केंद्र की प्रायोजित योजनाओं को अंतिम स्वीकृति, भाई नीति आयोग क्यों देगा? तो दूसरा और तीसरा सही है केवल, तो हम कहेंगे बी वाला करेक्ट यहाँ पर आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के उच्च न्यायालयों के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? तो भारत के उच्च न्यायालय के बारे में पूछी जा रही है कौन सा सही है। तो भारत में उच्च न्यायालय के बारे में भारत का संविधान प्रत्येक राज्य के लिए एक अलग उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है। तो प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान करेगा, ये तो कहीं संविधान में नहीं लिखा है ना, ये तो गलत है। उच्च न्यायालय को विधायी एवं कार्यकारी कार्यों की समीक्षा कर शक्ति प्राप्त है, करेक्ट है। उच्च न्यायालयों को जारी करने का अधिकार, हैमोलिक अधिकार, परिवर्तन करने के लिए रिट भी जारी कर सकता है, ये भी सही है। तो बी और सी तो सही है, क्यों? क्योंकि रिट जारी कर सकता है अनुच्छेद 226 के तहत, जिस तरीके सुप्रीम करता है आर्टिकल 32 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 किस देश के व्यक्तियों पर लागू होता है? तो आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आपका 2019 जो है, कौन कौन से देश के व्यक्तियों पर लागू होगा? तो बात की जाए अफगानिस्तान के व्यक्तियों पर, बांग्लादेश के व्यक्तियों पर, पाकिस्तान के व्यक्तियों पर। श्रीलंका के व्यक्ति पर लागू नहीं होता, तो आपका रहेगा 1, 2, 4। अफगानिस्तान, बांग्लादेश एवं पाकिस्तान के व्यक्तियों पर जो है CAA 2019 जो है लागू किया जाता है। संविधान का भाग है और विषय, कौन सा भाग किस विषय से संबंधित है? जैसे बात की जाए यहाँ पर हम आपकी बात करें, भाग आपका VII है ना, यह केंद्र शासित प्रदेश से है। भाग X अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से है, तो ऐसे याद कर लो। भाग IXB सहकारी समितियों समेत है, भाई XIII व्यापार और वाणिज्यिक विभाग समेत है। ऑप्शन ए वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कौन सी रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता सबसे अधिक प्रभावी सुरक्षा मानी जाती है? ऐसी रिट है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षा के रूप में मानी जाती है। आपका रहेगा बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हैबियस कॉर्पस रिट भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। हैबियस कॉर्पस रिट भी कहते हैं। ये लैटिन शब्द लिख के रखा है, शरीर को रखना। क्या है? शरीर को रखना। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रिट के रूप में माना जाता है। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा AIJS है ना, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस जो है, इसका प्रस्ताव किस प्रावधान के तहत शुरू किया जा सकता है? इसका प्रावधान आर्टिकल 312, आर्टिकल जो है 312 के तहत अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं का प्रावधान को रखा जा सकता है। नेक्स्ट आता है, दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? दल बदल विरोधी कानून के बारे में विचार करना है, सही कौन सा है? अध्यक्ष के निर्णय के बावजूद अयोग्यता न्यायिक समीक्षा के अधीन है। सीधी बात ये की जा रही है, अगर लोकसभा का अध्यक्ष अगर मानो निर्णय दे भी देता है कि अयोग्य हो गया, फिर भी अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट उसमें न्यायिक समीक्षा जो है कर सकता है। ऑप्शन यहाँ पर डी वाला जो है न्यायिक समीक्षा के तहत दल बदल विरोधी कानून के लिए मान्य होगा। चलिए 51 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति के बारे में पूछ रहा है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? राज्य विधानमंडल के साथ सह व्यापक होती है। कैसी है? राज्य विधानमंडल के साथ सह व्यापक है। क्या ये सही है? हम कहेंगे हाँ बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है, इसका उपयोग तब किया जा सकता है जब केवल विधान परिषद सत्र ना हो। अरे भाई ऐसे कैसे है? केवल सत्र में ना हो, ये तो गलत बात होगी ना, है ना? तो ये वाला तो दूसरा गलत है। यह विधानमंडल के पुनः एकत्र होने के 6 सप्ताह के बाद कार्य करना बंद कर देती है। तो विधानमंडल जैसे ही अपने सत्र में आता है, मतलब तो वह 6 सप्ताह तक ही सिर्फ बस कार्य करती है, उसके बाद यह स्वतः ही बंद हो जाती है, निलंबित हो जाती है। एक तरीके से हम कहें करेक्ट है। राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति की बात किया तो आर्टिकल आपके 213 में है। जिस तरीके से प्रेसिडेंट को 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, इसी तरीके से गवर्नर को जो है 213 में दी गई है। और यह अध्यादेश जारी की शक्ति जो है विधानसभा सत्र में नहीं हो या फिर तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता हो, तब राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ऑप्शन रहेगा केवल पहला और तीसरा सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन गलत है। क्या हमें लिखा है? केवल विधान परिषद सत्र में ना हो, इसीलिए गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अनुच्छेद 344 के तहत राज्यसभा आयोग है। अनुच्छेद आर्टिकल जो 344 है उसके तहत राजभाषा आयोग है। क्या है? संविधान के लागू होने के 5 साल के बाद राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त सिर्फ एक बार गठित निकाय है। क्या है? सिर्फ एक बार गठित निकाय है राजभाषा आयोग, अनुच्छेद 344 के तहत। मतलब कि अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग का क्या किया गया? प्रावधान किया गया है। और इसका गठन संविधान लागू होने के 5 साल के बाद एक बार किया जाना था, यानी 1955 में। ध्यान रखिएगा, यानी 1955 में किया जाना था। ठीक।
ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है राष्ट्रपति द्वारा हर 5 साल में नियुक्त किया जाता है, तो भाई हर 5 साल में जो है नियुक्त किया जाएगा, नहीं, ऐसा तो नहीं है। इसका प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, तो इसका प्रधानमंत्री अध्यक्ष नहीं होता है। गृह मंत्रालय में स्थायी निकाय है, तो गृह मंत्रालय में भी है, स्थायी निकाय नहीं है। तो ए बी सी यहाँ पर गलत थे, केवल डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्रीय परिषदें अपने मुख्यालय में सही ढंग से मेल खाती हैं? तो यहाँ पर बात की जा रही है जो आपके जोनल काउंसिल्स हैं उसके बारे में, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है सही, इसके बारे में बात की जा रही है। जैसे हम बात करें अगर यहाँ पर उत्तरी क्षेत्रीय परिषद जो आपकी नॉर्दर्न जोनल काउंसिल है वो आपकी चंडीगढ़ में है, ये तो ऑप्शन करेक्ट है ना, क्या है, सही है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ये भी करेक्ट है। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बात की जाए चेन्नई इसका हेडक्वार्टर है, ये भी करेक्ट है। और मध्य क्षेत्रीय परिषद की बात की जाए तो भोपाल इसका हेडक्वार्टर है, ये भी करेक्ट है। तो हम कहेंगे भाई चारों के चारों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन रहेगा डी वाला, 1 2 3 4 सभी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? अब इसका बताना है कि जो आपके यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, यहाँ पर आपके केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में गलत ऑप्शन कौन सा है, गलत ऑप्शन कौन सा है देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, तो भारत का राष्ट्रपति प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री होता है, हम कहेंगे प्रधानमंत्री प्रमुख होता है, तो पहला वाला गलत हो गया। 91 वाला संविधान संशोधन अधिनियम 2003 मंत्रिपरिषद के आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% सीमित करता है, तो हम कहेंगे ये तो बात करेक्ट है, और इसमें प्रधानमंत्री का भी प्रावधान निहित है। तीसरा है, संविधान के अनुच्छेद 79 में 79 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सलाह और सहायता देगा, तो 74 में कहा गया है या 79 में, तो आर्टिकल 74 में कहा गया है ना कि 79 में, तो सी वाला भी गलत। पूछा था कौन सा गलत है, तो हम कहेंगे ए और सी गलत है, तो हमारा ऑप्शन रहेगा सी वाला, ए और सी गलत है, जबकि बी वाला ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां विशेष रूप से लोकसभा के अध्यक्ष में निहित हैं, न कि राज्यसभा के सभापति में? तो ऐसी शक्तियों की बात की जा रही है कि लोकसभा के अध्यक्ष में तो हैं लेकिन राज्यसभा के सभापति में नहीं है। अब कौन कौन सी शक्तियां हैं? लोकसभा के सदस्यों के लिए 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल विरोधी मामलों पर फैसला करना, ये बिल्कुल ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष के मामले में होता है। संसद की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता करना, तो भाई संसद की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता भी आपके लोकसभा अध्यक्ष में ही है। धन विधेयकों का प्रमाणन, हाँ मनीवेल जो होते हैं उनका भी सर्टिफिकेशन करता है। संसदीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति, नहीं 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 ये नहीं है, ये राज्यसभा अपने अलग लेवल पर करती है और लोकसभा अपने अलग लेवल पर। तो 1 2 3 ये लोकसभा की शक्तियों के बारे में बात की जा रही है, सी ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे संसदीय सचिवों के बारे में। अच्छा, इससे पहले एक छोटा सा अपडेट है, बहुत सारे लोग ज्वाइन भी कर चुके स्टूडेंट, जिसने नहीं किया उसके लिए अपडेट है, हमारा ऐप आ चुका है। ऐप का नाम क्या है? यूपीएससी नट जो है ऐप का नाम है। इस ऐप पर यूपीपीसीएस के लिए हमारे 2 से 3 कोर्सेज चल रहे हैं। आपका एक चल रहा है एग्जाम बूस्टर सीरीज, जिसमें सभी सब्जेक्ट को कवर किया जा रहा है, यूपी स्पेशल और करंट अफेयर्स के साथ में। 90 से ज्यादा क्लासेस हैं इसमें और टारगेट रखा गया है कि 30 दिनों में इसको हम कंप्लीट करवाएंगे, मतलब एक दिन में 3 क्लासेस आती है। 11 सितंबर से बैच स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से आप इसमें ज्वाइन कर लीजिए, अभी कोई भी वक्त ज्यादा नहीं निकला है, अभी ज्वाइन कर सकते हो। सेकंड टेस्ट सीरीज चल रही है यूपीपीसीएस को ध्यान में रखते हुए, हिंदी और इंग्लिश बाइलैंग्वेज में है। 300 से ज्यादा टेस्ट है जिसमें चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, फुल टेस्ट, प्रीवियस ईयर टेस्ट और मॉडल पेपर हैं। और एक चीज खास यहाँ पर ये है कि जब आप क्वेश्चन लगा लेते हो, क्वेश्चन लगाने के बाद आपको एक्सप्लेन यहाँ पर मिल जाता है और एक्सप्लेन के साथ साथ यहाँ पर की पॉइंट मिलते हैं जो कि एग्जाम्स के पॉइंट से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप दोनों कोर्सों को ज्वाइन कर सकते हो हमारे ऐप से, यूपीएससी नट से। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, लिंक से भी डाउनलोड कर लेना या फिर प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हो, यूपीएससी नट ज्वाइन कर सकते हो। एक चीज और भी है, हमारा एक नया कोर्सेस भी लॉन्च हुआ है जिसमें क्विक रिवीजन, क्या है? क्विक रिवीजन नोट्स नाम से है। इस नोट्स में आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको 23 पीडीएफ मिलती हैं, आपको यहाँ पर कंप्लीट नहीं लगाया है लेकिन आप कोर्स में जाकर देख लेना। 23 पीडीएफ मिलती हैं जो कि सभी सब्जेक्ट की बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, कलरफुल बनाई हुई है, तो आपको आसानी हो जाएगी पढ़ने में, सारी चीजें अपडेटेड, तो एक बार ऐप पर जरूर जाके देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की बात करेंगे, संसदीय सचिवों के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो संसदीय सचिवों के बारे में कहा जा रहा है संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत उनके पद का प्रावधान किया गया है। तो उनके पद का प्रावधान अनुच्छेद 75 में किया गया है। सचिव मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हैं, पहली बात तो भाई गलत हो गया। उन्हें मंत्रिमंडल का सदस्य माना गया है, अभी मैंने बताया कि उन्हें मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं माना गया है ना।
चलिए, दूसरा है लाभ के पद के आधार पर न्यायालयों के द्वारा उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाया गया है। हाँ बिल्कुल, लाभ के पद जो उन्हें दिए जाते हैं न्यायालयों के द्वारा क्या गया है, नियुक्ति पर सवाल उठाया गया है। वे स्थायी नौकरशाही नहीं, स्थायी नौकरशाही नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन केवल सी वाला संसदीय सचिवों के बारे में करेक्ट है। और संसदीय सचिव का संवैधानिक कोई पद नहीं है, कुछ सरकारों के द्वारा मंत्रियों की सहायता के लिए इनको नियुक्त किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा वरना आप लोग गलत कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भाषाई अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारी निम्नलिखित में से कौन से होते हैं। भाषाई अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारी कौन होते हैं, स्पेशल ऑफिसर्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स, जो आपके मिनिस्टर्स होते हैं, अल्पसंख्यक हैं, मैनिटरीज होते हैं, उसके बारे में बात कराएं, कौन अधिकारी यहाँ पर होते हैं। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, क्या सही है, हम कहेंगे बिल्कुल। भारत के राष्ट्रपति तो उसको क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं प्रेसिडेंट। संसद को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, नहीं नहीं, संसद को रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करेगा, यह जो है किसको प्रस्तुत करेगा, यह राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति रखवाते हैं संसद में। संविधान के अनुच्छेद 351 के अंतर्गत प्रावधान है, तो ये भी गलत है। संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी के प्रसार प्रसार से संबंधित है ना, तो हम कहेंगे ये भी गलत है। केवल पहला वाला ऑप्शन सही रहेगा, बी ऑप्शन करेक्ट है, जबकि बाकी ऑप्शन गलत है। भाषाई अल्पसंख्यकों की बात किया तो आर्टिकल 350 बी में इनकी बात जो है की गई है, आर्टिकल 350 बी में इसके बारे में जो है प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, निम्नलिखित समितियों को उनके गठन के आधार पर एक कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कई सारी समितियां हैं, उनको गठन के आधार पर एक कार्यक्रम में व्यवस्थित करना है, कौन सी समिति कब गठन की गई। जैसे बलवंत राय मेहता समिति की बात की जाए तो 1957 में गठित की गई थी। अशोक मेहता समिति की बात किया तो 1977 में गठित की गई थी। जी वी के राव समिति की बात की जाए तो 1985 में गठित की गई थी। और एल एम सिंघवी समिति की बात किया तो 1986 में गठित की गई थी। तो 57, 77, 85, 86, तो ए ऑप्शन रहेगा, सभी ऑलरेडी 151 में यहाँ पर लगी हुई है। चलिए बात करेंगे अनुच्छेद 280 के गठन के तहत वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 आर्टिकल 280 के बारे में बात कर रहा है कि वित्त आयोग के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो केंद्र और राज्यों के बीच शुद्ध कर आय के वितरण की सिफारिश करता है, बिल्कुल करेक्ट है। यह स्थायी संवैधानिक निकाय है, क्या स्थायी संवैधानिक नहीं, यह स्थायी संवैधानिक निकाय नहीं है। प्रत्येक कार्यकाल के लिए नए सिरे से इसका गठन किया जाता है और यहाँ पर तो ये स्थायी संवैधानिक निकाय नहीं होगा। राज्य संसाधनों को बढ़ाने के उपाय सुझाता है, हाँ बिल्कुल ठीक है। राज्य के जो संसाधन रिसोर्स होते हैं उनको सजेशन करता है कि आप कैसे अपने रिसोर्स को बढ़ा सकते हो। तो पहला और तीसरा सही रहेगा, तो बी ऑप्शन पे टिक लाएंगे, जबकि दूसरा वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के बारे में, क्या है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो राष्ट्रीय विधिक सहायता प्राधिकरण के बारे में, यह एक विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय, संवैधानिक नहीं है, वैधानिक निकाय है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, बाकी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द जो है कहां से लिया गया है। भाई कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन से नहीं, यूनाइटेड स्टेट यूएसए से नहीं, आयरलैंड से भी नहीं, जापान से लिया गया है। क्या लिया है, जापान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बारे में लिखा गया है। आर्टिकल 21 से संबंधित है, व्यक्तिगत या जीवन स्वतंत्रता के अधिकार की जो है गारंटी देता है। यह जापानी संविधान से लिया गया है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय कानून के तहत विचाराधीन जो कैदी होते हैं उनके लिए कौन से अधिकार उपलब्ध। भाई भारतीय कानून में विचाराधीन कैदियों के लिए कौन कौन सी बातें की गई हैं। निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, बिल्कुल निःशुल्क कानूनी सहायता फंडामेंटल राइट्स में है, आपको पता होगा आर्टिकल 21 में है, ठीक है। तुरंत सुनवाई का अधिकार, तुरंत सुनवाई का अधिकार भी होता है, आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स में 21 के तहत ही होता है। न्यायिक अनुमति के बिना हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, हाँ ये भी सही बात है। मान लो विचाराधीन कैदी, उसने विचार किया जा रहा है उस पर, तो हथकड़ी लगाने के जो है न्यायिक अधिकार के विरुद्ध होता है, ये भी सही है। चुनाव में मतदान का अधिकार जो है, वोट दे सकते हैं, लेकिन विचाराधीन या दोषी व्यक्ति वोट जो है नहीं दे सकते हैं। ऑप्शन केवल 1, 2, 3 सही रहेंगे। निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार होता है, तुरंत सुनवाई का अधिकार होता है, न्यायिक अनुमति के बिना हथकड़ी लगाने के विरुद्ध भी अधिकार इन्हें प्राप्त होता है। तो 1, 2, 3 सही है, जबकि चौथा वाला गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान में वोट का अधिकार है। भारतीय संविधान में राइट टू वोट, क्या है, राइट टू वोट, राइट टू वोट का अधिकार भारतीय संविधान में कैसा अधिकार है, मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, वैधानिक अधिकार, यहाँ पर प्राकृतिक अधिकार। तो हम कहेंगे भारतीय संविधान में एक वैधानिक अधिकार है, कैसा, वैधानिक अधिकार जो है राइट टू वोट, वोट डालने का अधिकार, मौलिक अधिकार नहीं है, संवैधानिक अधिकार नहीं है, प्राकृतिक अधिकार नहीं है, यह वैधानिक अधिकार है। कैसा है, वैधानिक अधिकार है। भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा निकाय लाभ का पद धारण करने के आधार पर सांसदों की
अयोग्यता के संबंध में विवादों का फैसला के लिए सशक्त है। तो आगे कौन सा रहेगा? लाभ का पद किसमें है? आपके अनुच्छेद 103 में लाभ के पद धारण करने की सहित अन्य आधारों पर भी संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में बात की गई है। लेकिन बात करा है कि यहाँ पर कौन सा संबंधित है, तो हम कहेंगे चुनाव आयोग से परामर्श के बाद राष्ट्रपति विवाद जो है फैसला करने के अधिकार को प्राप्त करता है। कौन सा रहेगा? चुनाव आयोग से परामर्श करने के बाद। तो यहां पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 64 का। 65 क्वेश्चन की बात करेंगे। पंचायत मतलब कि अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार अधिनियम 1996 पैसा के प्रावधान करता है। तो यहां पर पंचायत अधिनियम 1996 जो पैसा है वहां के लिए बात कर रहा है। कौन कौन से प्रावधानों की बात की गई है? तो पहला, भूमि अधिग्रहण से पहले ग्राम सभाओं से पूर्व परामर्श लिया जाएगा, करेक्ट है। स्थानीय संसाधनों जो लोकल जो आपके रिसोर्स होते हैं उनको लघु वनोपज पर ग्राम सभा का नियंत्रण रखा जाएगा, ये भी करेक्ट है। छठवीं अनुसूची वाले क्षेत्रों का प्रयोग नहीं, इसमें छठवीं अनुसूची वाले क्षेत्रों का प्रयोग शामिल नहीं है। शासन में प्रथागत जनजाति प्रथाओं की मान्यता को महत्व भी। तो पहला, दूसरा, चौथा सही है, तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तीसरा वाला जो है यहाँ पर गलत है। छठवीं अनुसूची में आपका पंचायत अधिनियम 1996 जो है लागू नहीं होता है, आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट आएगा, भारत में राष्ट्रीय एकता परिषद है। भारत में राष्ट्रीय एकता परिषद नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल इन इंडिया क्या है? भारत में राष्ट्रीय एकता परिषद की बात किया है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक कार्यकारी निकाय है। क्या है? एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है आपकी प्राइम मिनिस्टर्स की। तो आपको ध्यान रखना, राष्ट्रीय एकता परिषद एक कार्यकारी बॉडी है और आपके प्रधानमंत्री की अध्यक्षता के अंतर्गत जो है आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कौन सी क्षमा शक्तियां राष्ट्रपति के लिए अन्यन है और राज्यपाल के लिए नहीं है? सीधी सी बात ये कह रहा है कि भाई प्रेसिडेंट को कौन कौन सी क्षमादान शक्ति दी गई है जो कि गवर्नर को प्राप्त नहीं है। तो भाई प्रेसिडेंट को जो है आर्टिकल 32 के तहत, किसके? आर्टिकल 32 के तहत क्षमादान शक्ति प्राप्त है। वहीं गवर्नर की बात किया तो आर्टिकल 161 161 के तहत क्षमादान शक्ति प्राप्त है। सजा में छूट ये दोनों को प्राप्त है। सजा में लघुकरण ये भी दोनों कर सकते हैं। राज्य कानून के तहत सजा का निलंबन भी दोनों कर सकते हैं। लेकिन मृत्युदंड के मामले में यहाँ पर केवल राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है, यहाँ पर उसके आपके राज्यपाल को नहीं है। किसको? राज्यपाल को नहीं, केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है। ध्यान रखिएगा, मृत्युदंड के क्षमा के मामले में और सैन्य न्यायालय के मामले में, इन दोनों मामलों में राज्यपाल को शक्ति नहीं दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अभिकथन और कारण इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1996 को लघु संविधान कहा जाता है क्योंकि इसमें इतने संशोधन किए गए हैं कि इसको लघु संविधान की संज्ञा दी गई, करेक्ट है। कारण कहता है कि इसमें प्रस्तावना मौलिक कर्तव्यों में व्यापक परिवर्तन किए और न्यायपालिका की शक्तियों को कम कर दिया है। क्या ये सही है? तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल ठीक है, और आपका ऑप्शन रहेगा ए आर, दोनों सही है और आगे की सही व्याख्या भी कर रहा है। 42वें संविधान संशोधन के तहत आपको 3 शब्द और याद रखने हैं जो प्रस्तावना में जोड़े गए थे। अब कौन कौन से शब्द हैं? हालांकि आप लोगों को याद होगा, फिर भी बता देते हैं। समाजवादी के अलावा बात की जाए तो आपका धर्मनिरपेक्ष, क्या है? धर्मनिरपेक्ष, और आपका कौन सा? अखंडता। ये 3 शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया है। केवल एक ही बार जोड़ा गया 42 संविधान संशोधन में और 3 शब्दों को जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, न्यायालय की अवमानना की शक्ति को भारत में किसके तहत परिभाषित किया जाता है? तो न्यायालय की अगर अवमानना की शक्ति हो जाए तो कौन परिभाषित उसको करेगा? तो न्यायालयों की अवमानना अधिनियम 1971 के तहत, न्यायालयों की अवमानना के अधिनियम के तहत 1971 के तहत जो है वैधानिक परिभाषा प्रदान की गई है, जिसमें नागरिक अवमानना और आपराधिक अवमानना दोनों शामिल है। इसमें क्या है? नागरिक अवमानना भी शामिल है, नागरिक अवमानना भी शामिल है, दूसरी आपराधिक अवमानना भी इसमें शामिल की गई है। और यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय एवं हाईकोर्ट दोनों को ही आपकी न्यायालय की अवमानना की शक्ति जो है संविधान के आर्टिकल 129 से लेके 215 तक जो है यहाँ पर प्राप्त होती है। तो ध्यान रखिएगा, तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कौन सा कार्य लोक लेखा समिति पीएसी का नहीं है? भाई लोक लेखा समिति है ना, पब्लिक अकाउंट कमेटी का कौन सा कार्य नहीं है? इसमें से पहले ढूंढ लेते हैं कौन कौन से कार्य हैं। सरकारी व्यय प्रस्तावों को मंजूर, अरे लो पहला ही बन गया, यही कार्य नहीं है। जबकि सरकारी व्यय की प्रभावशीलता उल्लंघन करना ये कार्य है। बल्कि ऑडिट जो आपकी गवर्नमेंट की क्या होती है, स्पेंडिंग होती है, उसकी ऑडिट की जांच करना ये भी कार्य है। वित्तीय अनियमितताओं के लिए कार्यपालिका को जवाबदेह ठहराना ये भी कार्य। तो बी सी डी तो कार्य है, लेकिन ए वाला कार्य यहाँ पर नहीं है। देखो भाई, आप लोग चैनल पर नए हो, अगर सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। साथ में हमारा जो ऐप आ चुका है यूपीएससी नेट, इसको भी आप लोग डाउनलोड करके मल्टीपल कोर्सेज चालू हैं, आप उनको भी देख सकते हो। ऐसा नहीं है सिर्फ आप यूपी पीसीएस तैयारी कर रहे हो, आप यूपी पैट की तैयारी कर रहे हो, एमपीपीएससी की तैयारी करो, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, अभी जाके आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन की बात करेंगे, अनुच्छेद 312
352 आर्टिकल 352 के तहत जो नेशनल इमरजेंसी लगती है उसके दौरान कौन सा परिवर्तन होता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा परिवर्तन होगा? संघीय संरचना एकात्मक प्रकृति की हो जाती है, पहला सही है। दूसरा कहता है अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, हम कहेंगे भाई ये भी करेक्ट है। लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, हम कहेंगे ये भी करेक्ट है। न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा की शक्ति नहीं, न्यायपालिका तो इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो हम कहेंगे 1 2 3 सही है। एक चीज ध्यान रखना है, 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होते हैं, कभी भी निलंबित नहीं होते हैं 20 एवं 21। तो आपका ऑप्शन रहेगा ए वाला, 1 2 3 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे संविधान सभा के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भाई संविधान सभा के बारे में कहा जा रहा है, कौन सा सही है? कैबिनेट मिशन योजना के तहत बनाया गया था संविधान सभा। इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत से जो है वैधता प्राप्त है, हम कहेंगे करेक्ट है। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सत्ता के वापस जाने के बाद एक संप्रभु निकाय के रूप में कार्य किया, ये भी सही बात है। तीसरा है इसमें नए संविधान के लागू होने तक भारत सरकार अधिनियम 1935 में संशोधन करने की शक्ति थी, तो ये भी करेक्ट है। तीनों सही है, तो डी वाला जो है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे आदर्श आचार संहिता, है ना, आदर्श आचार संहिता की बात की जाए, भाई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात की जाए के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा है, तो आरपीए 1951 के तहत कानूनी रूप से बाध्यकारी, भाई कानूनी रूप से बाध्यकारी हो नहीं होता है, तो ये नैतिक कोड होता है। कैसा होता है? नैतिक होता है, ना कि बाध्यकारी कोड होता है, तो हम कहेंगे कानूनी बाध्यकारी नहीं, नैतिक होता है, तो पहला गलत है। आदर्श आचार संहिता में क्या है? भारत के चुनाव आयोग लागू करता है, हाँ ये सही है। इसके चुनावों के दौरान समान अवसर सुनिश्चित करता है, ये भी करेक्ट है। यह प्रचार के लिए सरकारी संसाधनों के उपयोग को रोक लगाता है, ये भी सही है। तो बी सी डी यहाँ पर करेक्ट है, जबकि जो गलत था वही इसमें ऑप्शन जो है यहाँ पर सही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे न्यायिक सक्रियता अन्य अंगों की शक्तियों पर अतिक्रमण कर सकती है, निम्न में से किसका उल्लंघन है? न्यायिक सक्रियता अन्य अंगों की शक्तियों पर अतिक्रमण कर सकती है, यह निम्न का उल्लंघन है। किसका है? शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन है। किसका? शक्तियों के पृथक्करण का जो है उल्लंघन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे राजकोषीय जवाबदेही सुनिश्चित करने में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की बात की जा रही है, और सीएजी जो है इंपोर्टेंट है कि हाँ उनके बारे में यहाँ पर सही है। तो राजकोषीय जवाबदेही सुनिश्चित करने में सीएजी के लिए क्या महत्वपूर्ण यहाँ पर हो सकते हैं बताइए? तो ऑप्शन यहाँ पर रहेगा सीएजी भारत की संचित निधि से सभी व्ययों का लेखा जोखा करता है, बिल्कुल करेक्ट है। सीएजी राज्य सरकारों के वार्षिक खातों को भी प्रमाणित करता है, हम कहेंगे ये भी करेक्ट है। सीएजी की सिफारिशें लोक लेखा समिति के लिए बाध्यकारी नहीं होती हैं, सिर्फ सलाहकारी होती हैं। सीएजी के पास स्पष्टीकरण के लिए मंत्रालयों को बुलाने का नहीं, मंत्रालय को यह नहीं बुला सकता है ना, तो यह जो है समन जारी करने की शक्ति नहीं है। इसको जांच करने के बाद सलाहकारी संस्था है, ना कि बाध्यकारी है। तो पहला और दूसरा सही है, जबकि तीसरा चौथा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे संविधान, भारतीय संविधान बनाते समय संविधान सभा के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उदाहरण नहीं ली गई? मतलब कि उदाहरण नहीं ली गई थी, किससे नहीं ली गई हैं, है ना? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार से ली गई हैं, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली से तो ली गई हैं, आयरलैंड के नीति सिद्धांत भी लिए गए हैं, फ्रांस की धर्मनिरपेक्षता नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। आपका कौन सा? फ्रांस से धर्मनिरपेक्षता जो है नहीं ली गई, तो ऑप्शन जो गलत है वही सही हो जाएगा, तो डी ऑप्शन जो है नहीं ली गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संसद का कोई सदस्य 10वीं अनुसूची के तहत अगर अयोग्य घोषित हो जाता है तब क्या होगा? तो अगर संसद का कोई सदस्य 10वीं अनुसूची के तहत जो है आपका अयोग्य घोषित हो गया, तो वह स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्य छोड़ देता है, करेक्ट। वह पार्टी बेहद के खिलाफ वोट कर सकता है, ये भी करेक्ट। एक निर्दलीय विधायक चुनाव के बाद किसी पार्टी में शामिल हो सकता है, ये भी सही। तो हम कहेंगे डी रहेगा, क्योंकि तीन ऑप्शन यहाँ पर अगर कोई संसद की सदस्यता खो देता है तो उसके पास ये सारे ऑप्शन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के प्रावधानों पर विचार करें, कौन सा कथन यहाँ पर सही है? लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के बारे में विचार कर रहा है, कौन सा करेक्ट है? तो बात करें अधिनियम लोकपाल को कुछ सुरक्षा उपायों के तहत प्रधानमंत्री के खिलाफ शिकायतों की जांच करने की अनुमति दे सकता है, क्या ये करेक्ट है? हम कहेंगे करेक्ट है। सरकारी सहायता में 10 लाख से अधिक प्राप्त करने वाले सभी गैर सरकारी संगठन जो हैं लोकपाल दायरे में आते हैं, ये भी करेक्ट है। लोकपाल का अध्यक्ष भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है, गलत है भाई, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ये गलत हो गया। लोकपाल की रिपोर्ट कार्यपालिका पर बाध्यकारी होती है, तो हम कहेंगे ये भी गलत है, बाध्यकारी नहीं होती है। केवल पहला दूसरा सही है, जबकि तीसरा और चौथा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महान्यायवादी पर लागू नहीं होता है?
ऐसा कौन सा है जो भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पर लागू नहीं होता है, भारत के महान्यायाधीश पर जो है लागू नहीं होगा। तो कौन सा यहाँ पर जो है सही है। तो बात करें अगर हम, वह संसदीय समिति का सदस्य हो सकता है। क्या है, वह संसदीय समिति क्या हो सकता है, सदस्य हो सकता है। तो हम कहेंगे भाई ये तो लागू हो सकता है। पद पर रहते हुए निजी कानूनी प्रैक्टिस नहीं कर सकता, ये लागू नहीं होता है। बी ऑप्शन जो है लागू नहीं होता, तो बी वाला सही हो गया। वह कानूनी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देता है, ठीक है। वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भारत सरकार के आरोप और से पेश होता है, हम कहेंगे भी ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन जो है लागू नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार में कौन सा सही है। तो भाई सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के बात कर रहा है कि जो रिट क्षेत्राधिकार होते हैं उसके बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट है। रिट के बारे में बात कर रहा है, देखते हैं कौन सा सही है। सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है, केवल मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, भाई हम कहेंगे सही है। और आर्टिकल 32 के तहत जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय कानूनी अधिकारों के उल्लंघन के लिए भी रिट जारी कर सकता है, हम कहेंगे हाँ बिल्कुल सही है। जो आपका हाई कोर्ट है वो आपके आर्टिकल 226 के तहत जो है कानूनी अधिकारों के उल्लंघन पर भी रिट जारी कर पाएगा। तीसरा है उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में संकीर्ण है, भाई संकीर्ण नहीं है बल्कि व्यापक है। कैसा है, व्यापक है। तो हम कहेंगे तीसरा गलत है, पहला और दूसरा सही है। तो डी ऑप्शन पर हम यहाँ पर टिक करेंगे, जबकि तीसरा वाला उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय से और ज्यादा व्यापक है, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है क्योंकि ये टिपिकल क्वेश्चन हो जाता है कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। भाई कौन सा ऐसा आपका नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है जो क्षेत्र अधिकार में नहीं आएगा। चलिए बात करेंगे, हिरासत में हुई मौतों के स्वप्रेरणा की जांच, भाई ये तो आता है ना। अगर हिरासत में किसी की मौत हो जाती है तो NHRC क्या होता है, उसके क्षेत्र अधिकार में आता है। दोषी अधिकारियों को दंडित करने के लिए बाध्यकारी आदेश, नहीं ये आपके क्षेत्र अधिकार में तो नहीं आएगा। मानवाधिकारों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना, हाँ ये भी आएगा। और हिरासत केंद्रों का दौरा करना और सिफारिशों को प्रस्तुत करना, ये भी आएगा। तो ऑप्शन ए और सी और डी आते हैं, लेकिन दोषी अधिकारी को अगर दंडित करने के लिए बाध्यकारी आदेश जो है जारी नहीं दे सकता है, नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के संदर्भ में निम्नलिखित में से मनी बिल धन विधेयक में शामिल नहीं किया जा सकता है। तो भाई धन विधेयक में किस चीज को शामिल नहीं किया जा सकता है, जुर्माना या अन्य आर्थिक दंड, लो पहले ही मिल गया, इसी को शामिल नहीं किया जाएगा। समेकित निधि से धन का विनियोजन करना शामिल है। भारत की आकस्मिक निधि की अभिरक्षा करना शामिल है। समेकित निधि पर लगाए जाने वाले किसी व्यय की घोषणा भी शामिल है। भाई 110 में जुर्माना एवं अन्य आर्थिक जो है दंड को नहीं लगाया जा सकता। ये ऑप्शन आपको यहाँ पर गलत है। अनुच्छेद 263 अंतरराज्यीय परिषद के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। तो अनुच्छेद 263 में अंतरराज्यीय परिषद के बारे में विचार करना है, कौन सा सही है। तो विचार अगर करें हम तो इसकी यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। तो ये स्थायी संवैधानिक निकाय नहीं, पहली बात तो संवैधानिक नहीं है, यह एक विवेकाधीन निकाय। कैसा, विवेकाधीन जो है निकाय है, विवेकाधीन जो है निकाय है। तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। इसकी स्थापना सरकारी आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में की गई, करेक्ट है। यह सार्वजनिक हित में आवश्यक प्रतीत होता है कि राष्ट्रपति इसकी स्थापना जो है कर सकता है। तो दूसरा और तीसरा सही है, जबकि पहला वाला ऑप्शन गलत है। संवैधानिक ना होकर आपका यह एक विवेकाधीन या विवेक जो भी कह लो आप, यह एक निकाय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जाता है। तो नेशनल अगर इमरजेंसी लगाई जाती है तो कौन से आर्टिकल को, फंडामेंटल राइट्स को जो है निलंबित नहीं किया जा सकता। तो हम कहेंगे यहाँ पर अनुच्छेद 20 और 21, जो मैंने आपको ऊपर बताया था। आर्टिकल 20 एवं 21 दो आर्टिकल ऐसे होते हैं जो आपके नेशनल इमरजेंसी में भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 131 के संबंध पर कौन सा कथन सही है। तो संविधान में आर्टिकल 131 जो है किसके बारे में बात करता है, बात की जा रही है सर्वोच्च न्यायालय को मूल क्षेत्राधिकार में प्रदान करता है, करेक्ट है। भारत सरकार की ओर से एक या अधिक राज्यों के विवादों की निपटारा भी करता है, हम कहेंगे ये भी आपका ऑप्शन जो है करेक्ट है। व्यक्तियों को केंद्र और राज्यों के खिलाफ रिट दायर करने की अनुमति देता है, हम कहेंगे नहीं ये नहीं चीज है, केवल पहला और दूसरा जो है सही है। यहाँ पर व्यक्तियों को केंद्र और राज्यों के खिलाफ रिट जारी करने कैसे दे सकता है, तो भाई ये तो गलत है, केवल एक और दो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, संविधान की 9वीं अनुसूची के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा सही। संविधान की 9वीं अनुसूची क्या कहती है, इसके बारे में हमें विचार करना है। तो प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से 9वीं अनुसूची को लाया गया था, भाई करेक्ट है। अनुसूची के तहत कानूनों की न्यायिक समीक्षा पूरी तरह वर्जित है, तो भाई ये तो गलत हो जाएगा, पूरी तरह वर्जित नहीं है, न्यायिक प्रतिरक्षा पूर्ण नहीं है। तो हम कहेंगे दूसरा गलत है, केवल पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही है, क्योंकि प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत जो है आपका 9वीं अनुसूची को शामिल यहाँ पर किया गया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये थोड़ा सा भाई बड़ा क्वेश्चन है, इसको तो देखना होगा। चलिए, गिलोटिन संसदीय प्रक्रिया है और संबंधी विवरण है। गिलोटिन जो है किस आपकी विवरण से संबंधित है? तो गिलोटिन हम कहेंगे यहाँ पर सरकारों की मांगों पर चर्चा का छोटा कर देती है। सरकार की जो मांगे होती है उनको छोटा कर देती है, गला घोंट देती है, उसे हम गिलोटिन कहते हैं। शून्यकाल किसे कहेंगे? शून्यकाल तत्काल मामलों में उठाए जाने वाले असूचीबद्ध अवधि के लिए यह प्रश्न होते हैं। समापन प्रस्ताव की बात किया है तो किसी मामले के लिए मतदान करने के रखकर बहस समाप्त करना, इसको हम समापन प्रस्ताव कहते हैं। और स्थगन प्रस्ताव तत्काल मुद्दे पर सामान्य व्यवसाय को बाधित करता है। तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा वीडियो पुश करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। किसी राज्य में विधान परिषद बनाने और समाप्त करने की शक्ति किसमें है? भाई कोई राज्य है, अगर वहां पर विधान परिषद बनाना है, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना है, तो किसे यह शक्ति दी गई है? तो हम ये शक्ति किसे देंगे? संसद द्वारा साधारण बहुमत से। सही है, हम बिल्कुल कहेंगे, बिल्कुल करेक्ट है। आपके 169 में, किसमें? 169 आर्टिकल में बात करता है संसद को किसी राज्य में विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का जो है अधिकार दिया गया है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। छठवीं अनुसूची के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाई छठवीं अनुसूची के बारे में कहा जा रहा है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर में आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासन संबंधित है, क्या ये सही है? तो हम कहेंगे मणिपुर नहीं आएगा, बल्कि मिजोरम आएगा। क्या आएगा? मिजोरम आएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो है छठवीं अनुसूची से संबंधित है, ना कि मणिपुर है। तो हम कहेंगे पहला वाला गलत हो गया। राज्यपाल के पास इन क्षेत्रों के संसद के किसी भी अधिनियम को संशोधित करने की शक्ति है। तो हम कहेंगे हाँ ये करेक्ट है। तो केवल दूसरा सही रहेगा, पहला वाला क्यों गलत है? बस एक राज्य का नाम बदल गया, इसके कारण वो गलत हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, न्यायिक समीक्षा के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? न्यायिक समीक्षा के बारे में कहा जा रहा है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ब्रिटिश संविधान से उधार ली गई विशेष। भाई ब्रिटिश संविधान से उधार ली गई है क्या? नहीं, हम कहेंगे ब्रिटिश संविधान से नहीं ली गई, बल्कि यूएसए से, अमेरिकी संविधान से इसको उधार लिया गया है। पहला गलत हो गया। न्यायपालिका को असंवैधानिक कानूनों को रद्द करने का अधिकार है, बिल्कुल करेक्ट है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसका स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 13 में उल्लेख किया गया है, हम कहेंगे ये भी करेक्ट है। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है, जबकि पहला वाला गलत क्यों है? क्योंकि ये ब्रिटेन से नहीं बल्कि यूएसए के संविधान से न्यायिक समीक्षा को लिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा सही है? विचार करें, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 में कैबिनेट शब्द का उल्लेख किया गया है, क्या ये सही है? हम कहेंगे हाँ भाई बिल्कुल करेक्ट है। कैबिनेट शब्द का उल्लेख 352 में आर्टिकल 352 में किया गया है। अनुच्छेद 74 में आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद शब्द आता है, बिल्कुल सही है, मंत्रिपरिषद शब्द आता है। तो 352 में कैबिनेट और 74 में मंत्रिपरिषद आता है। सी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हमारा हो जाएगा। अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? आर्टिकल आपका 12 में बात कर रहा है, जो आपके भाग तीसरे से संबंधित है, मौलिक अधिकारों से संबंधित है। किससे? मौलिक अधिकारों से, फंडामेंटल राइट से संबंधित है। कह रहा है कि भाई आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा में कौन कौन शामिल है? संसद शामिल है, राज्य विधानमंडल शामिल है, स्थानीय प्राधिकारी शामिल है, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल शामिल है। तो हम कहेंगे भाई इसमें चारों ऑप्शन आपके सही है, चारों सही है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल नहीं आएंगे, भाई आते हैं, क्योंकि यह स्थानीय एवं अन्य प्राधिकरण के संबंधित होते हैं, इसलिए आते हैं। ठीक है, चलिए बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट है? बात करें, संविधान लोकसभा उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को परिभाषित नहीं करता। बिल्कुल सही है, संविधान में लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव होता है, उसमें कोई भी प्रक्रिया नहीं बताई गई, करेक्ट है। उपाध्यक्ष अध्यक्ष को एक पत्र के द्वारा इस्तीफा दे सकता है, बिल्कुल सही है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को दे सकता है, ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष जो होता है वो उपाध्यक्ष को इस्तीफा दे सकता है, और उपाध्यक्ष जो होता है वो अध्यक्ष को इस्तीफा जो है दे सकता है। तो दोनों सही है, तुम्हारा सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सहकारी समितियों के बारे में विचार करें, कौन सा सही है? भाई सहकारी समितियों के बारे में बात करें, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है उनके बारे में सही कौन सा है? 96 संविधान संशोधन अधिनियम के भाग IXB में रखा गया है, भाई गलत है। तो भाई गलत है, 96 नहीं होगा बल्कि 97 है। कौन सा है? 97 संविधान संशोधन अधिनियम जोड़ा गया था, गलत हो गया। सहकारी समितियां समवर्ती सूची के अंतर्गत विषय है, तो सहकारी सूची समवर्ती सूची के अंतर्गत विषय है, भाई हम कहेंगे समवर्ती सूची में नहीं आती है, बल्कि राज्य सूची के तहत आती। कौन सी? राज्य सूची के तहत आती है, ये भी गलत हो गया। सहकारी समितियों के गठन का अधिकार अनुच्छेद 19 में एक मौलिक अधिकार जो है रखा गया है, तो हम कहेंगे बिल्कुल आपके आर्टिकल 90 क्लोज 1 आपके क्लोज सी में, आर्टिकल 19 के 1 सी में जो है आपका प्रावधान रखा गया है। तो ऑप्शन केवल तीसरा वाला सही होगा, जबकि 1 और 2 गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत संसद सदस्य को अयोग्यता का आधार नहीं है? तो भाई आपका अयोग्यता का आधार की बात करें, कौन सा नहीं है? चुनावों के दौरान भ्रष्ट आचरण ये अधिकार में आता है।
सरकार के अधीन लाभ प्रदान करना, ये आपके नहीं है। कुछ अपराधों के लिए दोष सिद्धि, ये भी अधिकार है। स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करना भी, लेकिन बी ऑप्शन में जो है नहीं है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 96 का बात करते हैं, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है। अगर हम बात करें तो 24वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है, तो आपका 24वां संविधान संशोधन जो है राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह से बाध्य किया गया है, बिल्कुल करेक्ट है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम की बात की जाए तो मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं। 44वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 368 न्यायिक समीक्षा को बहाल किया गया है। और 52वां संविधान संशोधन अधिनियम दल बदल विरोधी संबंधित है। तो ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा, डी का चौथा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन जो है ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, संविधान के अनुच्छेद 50 के संदर्भ में कौन सा इसके उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो आर्टिकल 50 के बारे में क्या बात की गई, इसको बात करता है राज्य के सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। बी ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 50 भाग 4 में ये सब बातें कही गई है डीपीएसपी में। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की अर्धसंघीय प्रकृति की विशेषता है। भारतीय संविधान की अर्धसंघीय प्रकृति की कौन सी विशेषता है। एकल संविधान विशेषता है। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या विशेषता है, हम कहेंगे नहीं, ये भाई नहीं है। राज्य परिषद में असमान प्रतिनिधित्व ये विशेषता है। संविधान की सर्वोच्चता विशेषता है। तो भाई बात की जाए अर्धसंघीय प्रकृति की विशेषता क्या है, 1 3 4 रहेगी, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? सी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो विचार करना है भाई कि भारत का संविधान नए राज्यों के निर्माण की अनुमति देता है, लेकिन राज्य के नामों में परिवर्तन की अनुमति भाई क्यों नहीं देगा। नाम भी बदल जा सकते हैं, जैसे कि पहले मद्रास का नाम और तमिलनाडु का पहले नाम मद्रास था, उड़ीसा का नाम ओडिशा हो गया, तो भाई नाम भी बदले जा सकते हैं। तो पहला गलत है, सीधी से गलत लिखा है। संसद राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति से किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा या घटा सकती है। हाँ, राष्ट्रपति की तो पहले अनुमति ली जाती है, तो केवल बी ऑप्शन सही है। पहला वाला गलत है। नए राज्यों का निर्माण भी संसद कर सकती है और राज्यों के नामों में परिवर्तन भी कर सकती है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, समवर्ती सूची के बारे में कौन सा कथन सही है। तो समवर्ती सूची के बारे में कहा जा रहा है कौन सा सही है। समवर्ती सूची, राज्य समवर्ती सूची में विषयों पर कानून बना सकते हैं, लेकिन संघर्ष के मामले में संघ का कानून जो है लागू होगा। बात कही जा रही है कि जो समवर्ती सूची होती है, समवर्ती सूची पर भाई कानून तो दोनों बना सकते हैं, चाहे वो केंद्र हो या फिर राज्य हो, लेकिन कभी कभी स्थिति अगर ऐसी आ जाए कि केंद्र ने भी बना दिया और राज्य ने बना दिया, तब उस स्थिति में केंद्र का कानून जो है लागू होगा, ना कि राज्य का कानून लागू। समवर्ती सूची अमेरिकी संविधान से उधार ली गई। तो समवर्ती सूची जो है अमेरिकी संविधान से नहीं ली गई है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। कहां से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उधार ली गई है। तो दूसरा गलत हो गया, पहला वाला ऑप्शन यहां पर सही है, ध्यान रखिएगा।